हाँ भाई देखो, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं ना कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। दो संख्या होती है ना, दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का जोड़ ना 13 है। दो अंकों की कोई संख्या होगी, जैसे मान लो 25 है तो 2 और 5 25, दो अंकों की संख्या हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है ना, उसने बोल रखा है 13 आता है। वैसे तो 25 को जोड़ने पे 2 और 5 7 आएगा। तो ऐसे कोई होगी संख्या जिसको जोड़ने पे 13 आता होगा, जैसे 6 और 7 है ना। अब बोला है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 27। ये बोल रहे हैं ना, अगर वही संख्या के अगर हम अंकों को पलट दें, वही संख्या के अंकों को पलट दें, तो वो ना दी हुई संख्या से 27 ज़्यादा निकलेगी। पलटने पर वो संख्या दी हुई संख्या से कितनी ज़्यादा निकलेगी? 27 ज़्यादा निकलेगी। तो फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर पता करना है कि वो कौन सा नंबर है ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट का अंक है, तो दो अंकों की संख्या में ऐसे होता है ना, दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक क्या होता है, दहाई का अंक होता है ना। तो इकाई के अंक को मैं x मान लूंगा। इकाई के अंक को क्या मान लूंगा? इंग्लिश में इकाई के अंक को क्या कहते हैं? वंस डिजिट, और इसको टेंस डिजिट है ना। तो मैं वंस डिजिट को क्या मान लूंगा? x, और टेंस डिजिट को y। और ये संख्या कैसे लिखते हैं? अब मान लो जैसे कि ये 2 और 5 25 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये दहाई का अंक 2 है ना, तो 2 10 का गुना होता है, और ये जो 5 होता है वो वंस यानी 1 का इकाई का गुना होता है। नहीं तो तभी ना 10 दूनी 20 और 5 25 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो संख्या बनेगी ना, ये बनेगा 10y और प्लस x से, ठीक है। समझे कि नहीं? जैसे ये 25 कैसे बना, तो 10 दूनी 20 और 5 एक 5 25। तो ऐसे ही ये जो y है ना, ये दहाई का अंक है, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इकाई के अंक में 1 मल्टीप्लाई करने पे x ही रहेगा। तो ये वो संख्या है। तो हम ना कॉपी में क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे ना कि वंस डिजिट बी x और टेंस डिजिट बी y। तो हिंदी में लिख लेंगे ना, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो अब लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, यानी वास्तविक संख्या कैसे बनेगी? तो ये बनेगी वास्तविक संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे इंटरचेंजिंग डिजिट या इंटरचेंजिंग नंबर। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने का मतलब जैसे 25 है तो इसको पलट दोगे, 5 आगे और 2 पीछे, तो ऐसे ही x इधर आ जाएगा और y, अगर x इधर आएगा तो 10x हो जाएगा ना, और ये y उधर जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 डिजिट का जो सम है वो 13 आएगा, ठीक है। तो यानी 2 डिजिट यही दोनों को जोड़ो, तो y जमा x, इनका जोड़ कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो x प्लस y, इनका जोड़ कितना आएगा? फिर दूसरा इसने क्या बोला था कि द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 27। अगर अंकों को पलटने से जो बनी संख्या आएगी ना, वो दी गई संख्या से 27 अधिक आएगी। तो बस इसी को लिखो। इंटरचेंजिंग नंबर ये है ना, तो ये संख्या कब आएगी? इस संख्या में जब 27 अधिक आएगी, जब पलट दोगे। यानी यही संख्या को जब हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी पलट देंगे इनका स्थान, तो पलट देने से जो ये संख्या बनेगी, ये संख्या जो पहले संख्या थी ना ओरिजिनल नंबर, इसमें से अब 27 अधिक आएगी, तो यहीं पे ऐड करेंगे 27, ठीक है। अब ये वाला इधर आके x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस का 10y है ये भी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर क्या हो जाएगा? 27। अब 10 में से 1 गया तो 9x, और 10 में से 1y गया तो घटा 9y, बराबर 27। दोनों का पहाड़ा कॉमन ले लो यहाँ से, तो 9 का पहाड़ा कॉमन लेंगे तो x घटा y बराबर 27, और 9 के पहाड़े से कट जाएगा तो x माइनस y बराबर 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। इन्हें सोल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वो नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आखिरी बोला था ना फाइंड द नंबर, वो नंबर पता करो, तो यहीं पे पुट कर दोगे ना x और y, इनको सोल्व करके तो आ जाएगा। सोल्व कर लेते ये वाला।
नहीं कर पाते कुछ बच्चे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, कौन बताएगा? ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है और ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इन्हें ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? दोनों कर सकते हैं। ऐड करने से y कट जाएगा तो 2x बराबर 16 और 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू 8 है ना, और x की वैल्यू 8 यहाँ रख दोगे तो 8 + y बराबर 13 और 8 उधर घट जाएगा तो y की वैल्यू 13 घटा 8, तो आंसर क्या आएगा? 5। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा बताओ? ओरिजिनल नंबर क्या था? 10y + x, तो 10 × y का मान 5 और x x की जगह क्या आ जाएगा? तो 10 × 5 = 50 और जमा 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा? यानी ये 58 वो संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पे 13 आएगा। देखो 5 और 8 जोड़ने पे 13 आएगा, और कह रहा था इसको पलटने पे 27 ज़्यादा आएगा इससे, तो पलटने पे क्या बनेगा? ये 85, पलटने पे क्या बनेगा? 85। और इसको आप माइनस करोगे, देखो ये 27 ही आ रहा है घटाने पे। हो गया ना शर्तें पूरी? जो जो इसने कहा था वो शर्तें हो रहा है ना, कि दो संख्याओं का जोड़ 13 है तो इनको जोड़ोगे तो 13 ही आएगा अंकों को जोड़ने पे। फिर इनको पलटने पे बोल रहा था 27 ज़्यादा आएगा दी हुई संख्या से, तो पलटने पे 85 आ रहा है और इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो 27 ज़्यादा आ रहा है। तो हो गया सर पूरा। तो हमारा ऐसे करना था सर। आगे समझ में? नोट करो इसको। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन है। देखो ओ कितना बोलते हो, सुनो। ये कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या है। दोबारा से, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, कहता है 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी इधर, या तो मतलब 2 अंकों की संख्या तब भी प्राप्त हो जाएगी या तो मल्टीप्लाई कर लो सम ऑफ द डिजिट, यानी अंकों के जोड़ को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8 से, और एडिंग 1, और उसके अंदर क्या जोड़ दोगे तो वो संख्या पता चल जाएगी 2 अंकों की क्या है। यानी 2 अंकों की जो संख्या है वो तब भी प्राप्त हो जाएगी जब उसके अंकों के जोड़ को अगर 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें। और फिर कहता है एक और तरीका, या तो और माने या बाय मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, यानी अब अंकों के अंतर को मल्टीप्लाई कर दो 13 से और ऐड 2, और उसमें कितना जोड़ दो? 2, तो भी वो संख्या मिल जाएगी। तो फाइंड करो वो नंबर कौन सा है 2 डिजिट वाला। तो दोबारा से 2 डिजिट वाला आ रहा है तो हम लेट कर लेंगे 1 डिजिट को x और 10 डिजिट को क्या मान लेंगे? y। तो बताओ वो नंबर क्या बनेगा? 10y + x। समझ गए ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यही वाली संख्या तब भी प्राप्त कर सकते हैं जब सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय 8, इस अंकों के जोड़ को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें? 8 से, और कितना ऐड कर दें? यानी इन्हीं अंकों को अगर हम जोड़ लें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 जोड़ दें तो भी ये करने पे भी ये संख्या मिल जाएगी। तो ये संख्या के ये संख्या सेम हो जाएगी। सुन लो ध्यान से, ये जो संख्या है ये तब भी प्राप्त हो जाएगी जब इसके अंकों को जोड़ के और उसे 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें तो यही संख्या मिल जाएगी। तो इसने ये कहा था, पहली इक्वेशन ये बन गई। फिर देखो आगे कहा था कि ये संख्या तब भी प्राप्त हो जाएगी कि द मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड ऐड 2। कह रहा इन अंकों का जो डिफरेंस है, इन अंकों का डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो भी ये संख्या मिल जाएगी, ये कह रहा है। फिर वही कह रहा है फिर फाइंड द नंबर। अब यही नंबर पता करना है। इन दोनों को अब सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो हमें यही नंबर पता करना था कि वो कौन सा नंबर है। कर लोगे सोल्व अब? चलो बताओ 10y + x = ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 8x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अब ये जो प्लस का x है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बताओ 8x में से 1x घट गया तो क्या बचेगा? 7x। ये प्लस का 8y है, ये प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? माइनस का 2y + 1 = समझ गए? फिर दूसरा बताओ ये वाला, ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 10y + x = 13x - 13y और प्लस का 2।
और जो प्लस का x है उधर जाके तो 13 में से 1 घट जाएगा तो, और ये -13 है और ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो ये खुद माइनस है और ये भी उधर जाके माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, +2 रहेगा बराबर। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे आराम से एलिमिनेशन मेथड से, तो फिर तुम्हें x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो ये नंबर पता चल जाएगा। कर लोगे ना खुद कि कर दूं मैं? चलो कर लेना है ना। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन एज। आपको ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u। हमें इसका जीरोस निकालना है। पहले तो क्या निकालना है? हिंदी में जीरोस को शून्यक कहते हैं, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालने के बाद ये कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है, यानी जांच भी करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता होगा उस संबंध की जांच कर। हाँ, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच में सत्यता की जांच करनी है संबंध की। ठीक है, संबंध की जांच करनी है। पढ़ा होगा ना ये क्वेश्चन? हाँ आता है तो देखो ये बुक का ही है, ये बुक का तो कर रखा होगा ना। हम ना पहले पेपर में इसे लेट कर लेंगे कि ये PU है। क्या ये? अगर यहाँ U है तो PU लेट करना, अगर X हो तो अब पहले इसको ना कंपेयरिंग कर लेना। किससे कर लेना? कंपेयरिंग भी, तुलना कर लेना। किससे? ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 4 मिल जाती है, b की वैल्यू 8 मिल जाती है, c की वैल्यू यहाँ पे तीसरा अंक नहीं है तो 0 मान लेंगे। सही है। अब इसके फैक्टर करेंगे हम PU बराबर 0 रखने पर, इसको 0 रख के इसके जीरोस पता करेंगे। 4u² + 8u + 0 = 0। ये 0 तो है ही नहीं, समझ लो। तो इन दोनों में से 4 और u का पाड़ा कॉमन लोगे तो u = 2 बचेगा। सोच लिया सबने? दोनों में से 4 का पाड़ा कॉमन लेंगे और एक u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u² से एक u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। सही है ना। एक बार में 4u को 0 रख लेंगे अलग और एक बार इसको u + 2 को क्या रख लेंगे तो u बराबर 0/4। ये 0/4 क्या आ जाएगा? 0। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 है ना, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब बताओ जीरोस आ गया तो हम लेट कर लेंगे ना कि अल्फा हमारा 0 आ रहा है और बीटा क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। अब हमें बोला था चेक करो, अब हमें क्या बोला था? रिलेशनशिप। तो पहला होता है रिलेशन। बताओ पहला क्या होता है? रिलेशन। हाँ, शून्यकों का योग वो -b/a के बराबर होना चाहिए ना। तो अल्फा + बीटा ये रहा 0 = -2, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a। कितना बोलता है? आके ना बोलते ही रहता है। चुप। -b/a तो -8 अब बटा a की वैल्यू 4, ये कट जाएगा। इनको भी जोड़ने पे क्या -2 आ जाएगा तो LHS = RHS हो गया ना। और दूसरा एक और प्रूफ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 तो क्या होता है? c/a। तो 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से तो 0 हो जाएगा और c/a तो c की वैल्यू यहाँ क्या है? 0/a की वैल्यू और 0/4 भी क्या होता है? 0। तो LHS बराबर। तो ऐसे हमें ना जांच करना था। समझ में आ गया? हाँ ये पेपर में आता है, हर साल आता है, नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ और बातें नहीं, अगला क्वेश्चन। चलो देखो अभी मैं करवाऊंगा इस बच्चे को पकड़ के इधर ही। कहता है फाइंड द रेशियो। हमें कहता है अनुपात ज्ञात करो इन विच, जिसके अंदर फाइंड करना है रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को y किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो पता करना है। मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, उसको ना y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है वो पता करना है। फिर आगे कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो जिस पॉइंट से इंटरसेक्शन हो रहा था वो पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे मन में मान लेते हैं ये A पॉइंट है,
और ये है 5 कोमा -6। ये मान लिया बी पॉइंट है, -1 -4। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो बोलता है बताओ इस लाइन सेगमेंट को ना वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेता हूँ कि ये वो वाई एक्सिस है, ये वो, तो वाई एक्सिस जब भी इस लाइन सेगमेंट को काटेगा तो वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 0 नहीं होती है। वाई एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, ग्राफ देखा है कि नहीं देखा है, जैसे ग्राफ में ये जो वाई एक्सिस है इस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, जैसे पहला ये वाला तो इसको 0,1 लिखते हैं, फिर इसके ऊपर वाला 0, तो यानी एक्स की वैल्यू तो 0 होती है। तो सेम ऐसे ही जब वाई एक्सिस इन दोनों को काटेगा तो वाई एक्सिस पे ये जो भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू ये होगी। तो हम मान लेंगे पी वो पॉइंट है जो वाई एक्सिस जो है इसको डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है ये पता करना है रेशियो। तो मैं लेट कर लूँगा ये रेशियो क्या है, K/1। तो हम लेट कर लेंगे ना कि P इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस, मतलब P पॉइंट जो है ना वो वाई एक्सिस पे लाई करता है एंड इंटरसेक्ट द AB इनटू द रेशियो K/1। यही K/1 में से क्या करता है, डिवाइड करता है। अब डिवाइड की बात आ रही है तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, हाँ विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। किसी को याद है सेक्शन फॉर्मूला? चलो बताओ एक्स निकालने का, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस, और y निकालने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड में M1 प्लस M2। सही है। अब बताओ x की वैल्यू ये 0 रख लूंगा, यहाँ x की जगह क्या रख दूंगा 0, समझ गए। M1 M2 क्या होता है, ये K है ना, ये M1 होता है और ये क्या होता है M2। ये जो आगे वाला पॉइंट होता है ये x1 y1 होता है और पीछे वाला पॉइंट क्या होता है x2 y2। सुन रहे हो ना। M1 की वैल्यू K मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या लिखूंगा -1, फिर M2 की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई बताओ x1 की वैल्यू और डिवाइड में K+1 है ना, K+1 तो 0 = K एकम -K और 5 एकम प्लस का 5 और डिवाइड में K+1। K+1 जब डिवाइड में है उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वो 0, और जो माइनस का K है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का K हो जाएगा, समझ गए। तो K की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, तो K/1 माना था तो 5/1, तो हमारा आंसर आ गया 5/1। ठीक है। अब हमें बोला था ये पॉइंट भी ज्ञात करो, तो y की वैल्यू पता चल जाए तो पॉइंट भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू पता करने के लिए यहीं पे हम पुट कर देंगे। अब तो y देखो, y की जगह तो यहाँ पे y रहने दे, M1 की जगह K और K का मान अभी क्या आया था 5, तो हम लिखेंगे 5 गुना y2 की वैल्यू -4 और जमा M2 की वैल्यू 1 और गुना में y1 की वैल्यू -6 और डिवाइड में 5 जमा 1 है ना। तो 5 चौक -20, 6 का -6 और बटे 6, तो y की वैल्यू जाएगा -26/6, ये कट जाएगा तो -13/3। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और -13/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है और इसे 5/1 में डिवाइड करता है। ठीक है। चलो देखो, ये लिखा है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल है ABC उसमें लिखा है राइट एंगल एट B। इसका क्या मतलब हुआ, अरे B इसको 90 डिग्री है, ये बोल एक ट्रायंगल ABC है और वो राइट एंगल है एट B, इसका क्या मतलब हुआ 90 डिग्री करता है। हाँ, और लिखा है इफ tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A और cos C और माइनस sin A sin C। हाँ ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूँ। देखो ये राइट एंगल हो गया,
ये राइट एंगल हो गया। इसने बोला था राइट एंगल बी पे, तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमें पर्सन में क्या दिया हुआ था, tan a। ये कितना है, 1/√3। तो tan a है ना जो 1/√3, ये tan 30 का मान होता है। कितने का मान होता है, 30 तो tan से tan, कट जाएगा। तो एंगल ए कितने का आ गया, तो ये 90 का पहले से था, एंगल ए अभी कितना आ गया, 30 आ गया। अब एंगल ए 30 आ गया, 90 आ गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ए जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे और सी जोड़ेंगे, तो बताओ तीनों का सम कितना आएगा, 100। सही है। और ए 30 है और ये 90 है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। 120 उधर घट जाएगा, 60। तो 120 घट जाएगा, तो 60 डिग्री का आ जाएगा। बताओ ये आगे समझ में। और पर्सन में देखो हमें क्या निकालना था, कोस ए कोस सी और माइनस साइन ए और साइन सी, समझे। तो कोस ए, तो यानी ए की जगह कितने डिग्री लिख दूं, 30 डिग्री, और सी की जगह कितना लिख दूं, 60। नहीं दिख रहा, सी की जगह कितना लिख देंगे, 60। फिर साइन ए की जगह 30 और सी की जगह 60। चलो बताओ कोस 30 का मान, हाँ √3/2। अब बताओ कोस 60 का मान 1/2, याद नहीं करते हो। कोस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3 बन जा √3/4 और √3 बन जा √3/4। ये घट जाएगा तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो तुम ऐसे ही करोगे पेपर में कि वो पाइथागोरस वाले से करोगे, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। अरे सुनो एक क्वेश्चन और है, सुनो ध्यान से। कहता है ए ट्रेन कवर्स एक सर्टेन डिस्टेंस। एक ट्रेन ना कुछ निश्चित दूरी तय करती है। कहता है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी एक समान चाल से कुछ निश्चित दूरी को तय करती है। मैंने मान लिया ये वो निश्चित दूरी है जिसको एक ट्रेन कवर करेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस अभी मुझे पता नहीं है, ये डिस्टेंस मुझे अभी पता, तो मैं इस डिस्टेंस को डी लिख लिया। क्या लिख लिया, डी। और ट्रेन ने बोला ना कि ये एक निश्चित स्पीड से चल रहा है, तो मैं ट्रेन की स्पीड को क्या मान लूंगा, x km/h, और डिस्टेंस को क्या मान लूंगा, x किलोमीटर। कितने किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्ट। ओहो, अगर बोलो मत, अगर एक ट्रेन ना 10 km/h फास्ट चलने लगे, यानी थोड़ा तेज चलने लगे, इसकी स्पीड जितनी है, बोल रहे अगर इसकी स्पीड 10 km/h फास्ट हो जाए तो इट वुड हैव टेक्स 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो अपने निर्धारित समय से 2 घंटा कम लेगी। अगर ये कह रहा है इसकी स्पीड है x, अगर इसकी स्पीड बढ़कर x+10 हो जाए, यानी इतनी हो जाए, तो ये पहले जितना टाइम लगता था अब बोल रहा है कि 2 घंटा कम लेगी, 2 घंटा। फिर आगे कहता है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h स्लो हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन, तो इसको 3 घंटे अब ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे। यानी बोल रहा है कि अगर इसकी स्पीड अगर इसकी स्पीड 10 km/h कम कर दी जाए ना, पहले जितनी स्पीड है अगर वो स्पीड 10 km/h कम कर देंगे तो अब बोल रखा 3 आवर मोर, 3 घंटा पहले से ज़्यादा लेगा। यानी पहले अगर 30 घंटे लेता था तो 3 घंटा कम लिया करेगा, ये बोल रखा है वो। फिर ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस पता करो। क्या पता करो, हाँ, तो मैं लेट कर लूंगा कि डिस्टेंस, ओह ये कितना बोलते हो, जाओ घर, थोड़ा देर सुन नहीं सकते। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन डी किलोमीटर, मैंने डी मान लिया, और टाइम टी आवर, और स्पीड क्या मान लिया मैंने, x km/h। यानी माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी d किलोमीटर है, समय t घंटे लेती है, और इसकी चाल x km/h है, ठीक है।
फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में, तो स्पीड x हो गया, डिस्टेंस d हो गया और टाइम t हो गया। अगर मैं t को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो x मल्टीप्लाई t बराबर d हो जाएगा ना। मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए? अब मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने क्या बोला था उस पर ध्यान दो। इसने बोला था अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाए तो कितना समय लेगी? 2 घंटा कम, है ना? 3 घंटे कम बोला था, 2 घंटे कम यहाँ लिखा था। तो देखो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, होता है ना। मैंने डिस्टेंस को क्या लिखा था? d। डिस्टेंस को क्या लिया था? और स्पीड इसने क्या बोला कि स्पीड अगर 10 किलोमीटर बढ़ जाए तो अब कितना टाइम लेगा? पहले से 2 घंटा कम, तो t-2, सही है ना। अब ना डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर दूंगा? dt कर सकता हूँ। चलो अभी रुक जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे x को दोनों से, फिर प्लस 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो xt, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10t और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये d की वैल्यू क्या है? dt है ना, तो मैं यहाँ d की जगह xt लिख दूंगा और ये भी xt है ना। तो बताओ कुछ कटेगा? तो ये वाले से ये वाला, ये प्लस माइनस का 2x इधर आके और जो प्लस का इधर आके और ये माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20। इक्वेशन क्या आ गया? फिर सेम इसने फिर दोबारा कंडीशन दी थी। अगर थोड़ा चुप जाओ, अगर इसकी स्पीड ना 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो 3 घंटा और ज़्यादा लेगा। 3 घंटा क्या लेगा? तो यहाँ ऐड करना था, सॉरी, ठीक है। तो दोबारा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस यानी स्पीड देखो बोला था 10 कम कर दी जाए तो टाइम लेगा अब कितना? 3 घंटा ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो xt, ये इससे होगा तो 3x, ये इससे होगा तो -10t और ये इससे होगा तो -10×30। और d की वैल्यू देखो ये क्या दे रखा था? dt के इक्वल ना। तो यहाँ d की जगह xt लिख दो, फिर ये भी xt है, फिर ये 3x -10t और -30, ये वाले से ये वाला कट जाएगा तो 3x -10t -30, ये जो प्लस का 3x है इधर आकर ऐसा करो, इसको यही रहने दो ना, इसको उधर लिख दो, सही है। अब ये पहली इक्वेशन बन गई और ये क्या बन गई? अब इन्हें सोल्व करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, ये रही, दूसरी ये रही। इसे सोल्व कैसे करें? चेक करो, x सेम है या t सेम है? t सेम है और निशान भी सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इन्हें माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यानी समीकरण 2 में से एक घटा दो, तो 3x -10t -30 बराबर 0 में से ये घटाओ 2x -10t प्लस 20 बराबर 0। अब घटाओगे तो निशान बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो 3 में से 2 गया 1x और ये तो कट जाएगा। 30 और 20 जुड़ के -50 बराबर माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50, तो x की वैल्यू हमारा क्या हो गया? 50। तो ट्रेन की स्पीड आ गया x 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पर्सन में डिस्टेंस पूछा था, तो अभी x की वैल्यू कहीं पुट करके टाइम निकाल लो। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, चलो। अब मैं लिख दूंगा पुट x की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या था? 2 × x की जगह क्या आया? 50 -10t प्लस 20 बराबर 0। 50 दूनी 100, माइनस का 10t है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना 10t प्लस 20 और 10 और 20 120, सॉरी 100 और 20 120। अब बताओ ये कट जाएगा ना, तो समय आ गया 12 घंटा। समय कितना आ गया? और हमें डिस्टेंस निकालना था,
तो डिस्टेंस का फार्मूला था ये, है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो एक्स की वैल्यू स्पीड थी 50 और समय लगा 12 घंटे, और गुना करोगे तो 600 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 60 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है।